चलिए तो आज हम लोग मैकेनिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लिया जाए, इंट्रोडक्शन हो जाए कि मैकेनिक्स क्या है और क्या शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो मैकेनिक्स हम लोग का फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें कि हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं और मोशन में इन्वॉल्व्ड फोर्सेस को स्टडी करते हैं, है ना। तो मैकेनिक्स तो एक ब्रांच हो गया फिजिक्स का जो इन चीज़ों से डील करता है। अब मैकेनिक्स को भी कई पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया। बोला गया तीन तरह के मैकेनिक्स होंगे। एक होगा क्वांटम मैकेनिक्स, एक होगा क्लासिकल मैकेनिक्स और एक होगा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो एक्चुअली क्या है कि मोशन किस तरह का है, किस लेवल का मोशन है, किसको स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग, तो उस पर डिपेंड करेगा कि ये कौन से मैकेनिक्स के अंडर में इसका स्टडी होगा, है ना। अब जैसे कि हम क्या कह रहे हैं बताते हैं थोड़ा। देखो मोशन भी को डिवाइड किया गया। देखो तीन तरीके का मोशन डिवाइड किया गया। कहा गया कि एक होगा एक्सट्रीमली स्मॉल लेवल का मोशन जिसमें कि डायमेंशंस बहुत ही स्मॉल हो, जो डिस्टेंसेस हो दो बॉडीज के बीच में वो 10⁻⁻15 के 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर के हो, है ना। तो इतने कम डिस्टेंसेस तो न्यूक्लियस के अंदर ही मिलते हैं। जो एटम का न्यूक्लियस है उसके अंदर भी चीजें होती हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो उनका आपस में मोशन कैसा है, आपस में एक दूसरे पे कैसे फोर्सेस लगा रहे हैं, ये एक तरह का मैकेनिक्स हो गया। दूसरा बोले कि फाइनाइट लेवल के मोशन का मैकेनिक्स। फाइनाइट लेवल जिसमें कि डिस्टेंसेस मीटर्स में हो, मासेस केजीज में हो, कुछ केजी फाइनाइट हो, सारी चीजें 10 किलो, 10 केजी, 20 केजी, ऐसा कुछ, है ना। और डिस्टेंसेस भी कुछ मीटर्स में हो, 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, ऐसा कुछ नहीं। तो इसको बोलते हैं, ये फाइनाइट लेवल का जो स्टडी है, ये दूसरे तरह का मैकेनिक्स हुआ। और तीसरे तरह का जो मैकेनिक्स है वो एक्सट्रीमली लार्ज डायमेंशंस के मोशन का स्टडी। एक्सट्रीमली लार्ज जैसे कि जब डिस्टेंसेस लाइट ईयर्स में हो, मासेस गैलेक्सीज के मास की बात हो रही हो, नहीं, और जब स्पीड हो वो भी लाइट के स्पीड के कंपेरेबल स्पीड की बात हो रही हो, ऐसे तरह का मोशन जिसमें गैलेक्सीज का, ब्लैक होल्स का, ये सब चीजों का स्टडी होता है, तो वो तीसरे तरह का मैकेनिक्स हो गया। तो इनके नाम रखे गए। जो एक्सट्रीमली स्मॉल डायमेंशंस के मोशन का स्टडी है उसको क्वांटम मैकेनिक्स के अंडर स्टडी किया जाता है। जो फाइनाइट डायमेंशंस के मोशंस का स्टडी है उसको क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर स्टडी किया जाता है। और जो एक्सट्रीमली लार्ज डायमेंशंस के मोशंस का स्टडी है उसको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंडर में स्टडी किया जाता है। देखा गया कि ये तीन तरह के जो मैकेनिक्स हैं इनके अपने ही अलग अलग लॉज हैं, और कई बार ये लॉज इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब कि एक जगह का लॉ दूसरे जगह काम नहीं करता है। कई बार क्वांटम मैकेनिक्स के जो लॉज हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स में काम नहीं करते और क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज क्वांटम मैकेनिक्स में काम नहीं करते। इसी तरह से रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अलग ही कुछ लॉज हैं जो बाकी जगह पे काम नहीं करते। तो हम लोग का फिजिक्स का अभी यही स्टेटस है कि तीन तरह का मैकेनिक्स है जिसके अलग अलग लॉज हैं। आपको जो चीज स्टडी करनी है, जिस तरह के डायमेंशंस में स्टडी करना है, उस तरह का मैकेनिक्स सीखना पड़ेगा, उसके लॉज सीखने पड़ेंगे। अब होता क्या है कि हम लोगों को जो 11th 12th का सिलेबस है उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स ही पढ़ना होता है। तो हम लोग जो स्टडी कर रहे होंगे वो क्लासिकल मैकेनिक्स का स्टडी कर रहे होंगे, है ना। और हम लोग इसको मिक्स नहीं किया जाएगा। अब जैसे कई हम जो आपसे कह रहे थे कि तीनों तरह के मोशन में, तीनों तरह के मैकेनिक्स में लॉज ही अलग अलग है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं कि होता क्या है कि हम लोग का जो क्लासिकल मैकेनिक्स है जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें टाइम जो होता है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं होता। दो इवेंट्स के बीच का टाइम या दो घटनाओं के बीच का समय जो है वो उतना रहेगा, वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करेगा कि देखने वाला उसको रेस्ट पे खड़ा होकर देख रहा है दोनों घटनाओं को, या मोशन में है और तब देख रहा है। उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। दो घटनाओं के बीच का टाइम जितना है उतना ही होगा। अब जैसे कि छत से एक बॉल को ड्रॉप किया जाए
तो वो बॉल पूरा नीचे तक आने में कितना समय लेती है। जब से चलना शुरू की, एक घटना हुआ, और अगला घटना क्या है, अगला इवेंट ये हुआ कि वो बॉल जमीन पर गिरी। इन दोनों इवेंट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो जितना है वो उतना रहेगा। मान लो ये अगर 5 सेकंड है, तो अगर कोई आदमी ग्राउंड पे खड़ा होकर देखेगा, वो चुपचाप रेस्ट पे खड़ा होकर देख रहा है, तो उसको भी वो दोनों घटनाओं के बीच का समय 5 सेकंड ही दिखेगा। और कोई ट्रेन में बैठ जाए या कार में बैठ के चल रहा हो और चलते हुए इन दोनों घटनाओं को देखे, तो भी उसको दोनों घटनाओं का बीच का समय 5 सेकंड ही दिखाई देगा। तो ये जो टाइम है, ये रेफरेंस मतलब सॉरी, हम बोल रहे हैं कि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं है। कौन देख रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता हम लोग के मैकेनिक्स में। लेकिन अब ये बात, ये जो बेसिक हम लोग का लॉ है, ये वहां पर नहीं होता। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में तो ऐसा नहीं है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में टाइम भी रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी लिया गया, कि टाइम भी रेफरेंस फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर डिपेंडेंट बात है। कौन देख रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि दो घटनाओं के बीच का समय कितना है। अलग अलग ऑब्जर्वर को अलग अलग दिखेगा वही दो घटनाओं के बीच का समय। तो वो अलग तरह का मैकेनिक्स है ना। तो होता क्या है कि ये हम आपको एग्जांपल ये सिर्फ ये बोलने के लिए बताने के लिए दिए थे कि हम लोग का जो मैकेनिक्स है वो फाइनाइट लेवल के चीज़ों का, मोशन का स्टडी हम लोग जो कर रहे हैं, जो हम लोग लॉज सीखेंगे वो लॉज इसी मैकेनिक्स के लिए वैलिड हैं। इसको हम लोग हर जगह नहीं लगा सकते, है ना। बाकी जगह लगाना होगा तो उनके अपने लॉज हैं जो सीखने पड़ेंगे। और ऑब्वियसली अगर हम कह रहे हैं कि तीनों तरह के जो मोशन है यूनिवर्स में, उनको स्टडी करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह के लॉज सीखते हैं, तो ऑब्वियसली लोगों को, ह्यूमंस को क्यूरियोसिटी हुई कि क्यों ना यार ऐसा कोई लॉ हो जो हर तरह के मोशन को डिस्क्राइब कर पाए। सिंगल लॉ पढ़ा जाए जिससे सारे तरह के मोशन हम लोग एक्सप्लेन कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिसको कहा गया यूनिफाइड थ्योरी ऑफ फिजिक्स, जिस पे बहुत समय से उस पे काम चल रहा है। बहुत सारी उसमें बातें सामने आई, लेकिन अभी भी ये थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है। कोई ऐसी एक थ्योरी नहीं बन पाई जिससे सब तरह के मोशन को स्टडी किया जा सके। तो ऑब्वियसली इस पे काम चल ही रहा है, और ये हम लोग के फिजिक्स का अभी तक एक वन ऑफ द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। लोग इस पे काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये सब हम बात बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि मैकेनिक्स क्या है, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, है ना। अभी तक जो कुछ हम बोले हैं, अगर वो आपको बस एक इंट्रोडक्शन के लिए बोले थे, उसका नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। नोट्स की बात अब से आएगी जब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि वही चीजें आपके स्कूल में या कंपटीशन में पूछी जाती हैं। बाकी तो हम बस इंट्रोडक्शन बता रहे थे आपको। चलिए, अच्छा, तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स को हम लोग कभी कभी न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, क्योंकि न्यूटन साहब के जो लॉज हैं वो यहाँ पर वैलिड होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। न्यूटन्स लॉज का नाम आपने शायद पहले सुना होगा, नहीं, तीन जो लॉज हैं, तो न्यूटन साहब के लॉज यहाँ पर वैलिड हैं, इसलिए कभी कभी इसको हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। चलिए सर, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में, अब मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसका फर्दर दो ब्रांच डिवाइड किया कि कैसे क्या चीज पढ़ रहे हैं हम लोग मैकेनिक्स में क्या। तो मैकेनिक्स पढ़ते समय अगर हम मोशन के इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि मोशन होगा तो क्या क्या होगा। अब जैसे मोशन होगा तो पोजीशन बॉडी का चेंज करेगा, पोजीशन चेंज करेगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होगा जिसको वेलोसिटी कहेंगे, किस रेट से पोजीशन चेंज कर रहा है। फिर इसी तरह से कुछ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा जिसको एक्सेलरेशन कहेंगे। फिर इनमें आपस में रिलेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में आपस में रिलेशन क्या होगा। मतलब मोशन हो रहा है तो ये सारी चीजें हो रही हैं, इनका जब स्टडी करेंगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये सब का रिलेशन देखेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स का ये एक पार्ट है काइनेमेटिक्स। दूसरा जो पार्ट है उसमें हम लोग फोर्सेस का स्टडी करते हैं, मोशन में इन्वॉल्व जो फोर्सेस हैं उनका स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग डायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स हो गए, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो पहले हम लोग का जो चैप्टर है वो काइनेमेटिक्स है, उसमें यही चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और इसी के बाद वाला जो चैप्टर है उसमें डायनेमिक्स पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना। तो डायनेमिक्स जो है वो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से पढ़ते हैं। तो वहां पे जो न्यूटन साहब ने फोर्सेस के बारे में 3 लॉज दिए थे, उन्हीं पर बेस करके वो पूरा चैप्टर है ना। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं आज यहाँ से काइनेमेटिक्स का पढ़ाई शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स पढ़ते वक्त
सबसे पहले तो हम लोग अगर मोशन को पढ़ रहे हैं तो मोशन हम लोग डिफाइन कर लिया जाए, कैसा कैसा मोशन को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो ये सब बातें तो हो चुकी कि फाइनाइट डायमेंशंस के मोशंस को स्टडी करने जा रहे हैं। अब मोशन में भी कैसा मोशन है उसको कहा गया, तीन तरह का मोशन होता है। एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, एक होता है रोटेटरी मोशन और एक होता है कंबाइंड मोशन। तो हम एक एग्जाम्पल से ये तीनों बातें आपको बताते हैं, तीनों मोशन कैसा कैसा दिखता है। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसा है जिसमें कि बॉडी घूम ना रही हो, सिर्फ मूव कर रही हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो, है ना। अब जैसे कि एक पेन को हॉरिजॉन्टली पकड़ा जाए और छोड़ दिया जाए, ऐसे कि वो पेन सीधा गिरे, घूमते हुए ना गिरे, है ना, वो सीधा पैरेलली गिर रहा हो। तो इस तरह का जो मोशन है ये ट्रांसलेटरी मोशन है, सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है ना, पेन घूम नहीं रहा है, सिर्फ सीधा गिर रहा है। दूसरा हो गया रोटेटरी मोशन, जैसा कि आपके सीलिंग फैन का जो मोशन होता है। सीलिंग फैन का जो मोशन है उसमें बॉडी जो फैन है वो सिर्फ घूम रहा है, इधर उधर भाग नहीं रहा है, सिर्फ अपनी जगह पे है और घूम रहा है। बॉडी एक एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस, जिसके अबाउट वो पूरा बॉडी घूम रहा है ना। तो इस तरह का जो मोशन है जिसमें बॉडी इधर उधर ना चले, सिर्फ घूमे, उसको बोलते हैं ये रोटेटरी मोशन है। और एक होता है कंबाइंड मोशन, जिसमें कि बॉडी घूमते हुए आगे चल रही हो। जैसे कि जब कोई भी व्हीकल चलता है, जैसे कोई कार चल रही है अगर, या कोई बाइक चल रही है, तो उस बाइक का जो व्हील है, जो पहिया है, वो कंबाइंड मोशन कर रहा होता है, क्योंकि वो घूम भी रहा होता है और आगे भी बढ़ रहा होता है। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन मिला के कंबाइंड मोशन हो रहा होता है उसका। तो ये तीन तरह के मोशन है। अभी के चैप्टर्स में हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन ही पढ़ने जा रहे हैं। रोटेटरी और कंबाइंड मोशन के लिए अलग एक चैप्टर बना लिया गया। तो अभी जैसे कि हम लोग पहले पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, फिर आएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फिर आएगा फ्रिक्शन, फिर आएगा सर्कुलर मोशन, फिर आएगा वर्क एनर्जी पावर, फिर आएगा सेंटर ऑफ मास। ये सारे जो चैप्टर्स हैं इसमें हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन ही पढ़ रहे होते हैं। फाइनली इस सब चैप्टर्स के बाद एक चैप्टर आता है रोटेशन, नाम ही है उसका रोटेशन, जहां पे रोटेटरी और कंबाइंड मोशन पढ़ाया जाता है ना। तो अभी के चैप्टर्स में हम लोग केवल ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहे होंगे। अच्छा, और एक बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में कई जगह हम लोग बॉडी, ये टर्म यूज करेंगे कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है। तो जब भी हम लोग कहते हैं बॉडी, तो थोड़ा सा इसको एक लाइन बोल दें कि क्या मतलब होता है हमारा। तो वैसे तो बॉडीज डिफाइन किया गया बेसिकली तीन तरीके से, है ना। और भी तरीके हैं लेकिन बेसिकली तीन तरीके से बॉडीज को डिफाइन किया गया है। बोला कि सॉलिड बॉडी है, लिक्विड बॉडी या गैसियस बॉडी है। तो अभी के चैप्टर्स में हम लोग केवल और केवल सॉलिड बॉडीज का मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। फ्लूइड के लिए या लिक्विड के लिए अलग एक चैप्टर है, फ्लूइड मैकेनिक्स नाम से, और गैसेस के लिए भी अलग से एक चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लास्ट में चल के आता है वो। तो अभी के लिए जितने चैप्टर्स हैं उनमें हम लोग केवल सॉलिड बॉडीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि किसी सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी सी, तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। कोई क्यूब है, कोई सिलेंडर है, कोई स्फीयर है, कुछ चीजें रखी हैं सिस्टम के अंदर। अब इनमें से जो ये तीन चीजें रखी थी, ए बी और सी, इनमें से मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है ए, उसको स्टडी अगर हम कर रहे हैं, तो जब हम कहेंगे बॉडी, तो मतलब हम जिसको स्टडी कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो अब हम कहेंगे कि जैसे अगर ए का स्टडी हो रहा है तो ए हुआ हमारा बॉडी, और बी और सी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हो गए। उस तरह से अगर बी को स्टडी करें तो बी है बॉडी और ए और सी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हो गए। ये एक तरह से फोकस करने का तरीका हो गया ना, कि किस चीज के बारे में बात हो रही है उसी पर फोकस किया जाए, बाकी चीजें एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं। या अगर दो बॉडीज का आपस में इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, ए और बी आपका आपस में मोशन पढ़ रहे हैं, तो ए और बी बॉडीज हैं हमारे, और जो सी बच गया वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है ना। तो ये सब बातें हम लोग को अगले चैप्टर में काम आने वाली हैं, जब हम लोग कहेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा। तो एक्सटर्नल बॉडी कौन है ये पहचानना होगा, तब ना एक्सटर्नल फोर्स बताएंगे। अब जैसे ए और बी का स्टडी हो रहा है तो सी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, तो एक्सटर्नल फोर्स की जब बात होगी तो सी ने जो फोर्स लगाया उसकी बात होगी। एनीवे, चलिए वापस आते हैं हम लोग यहाँ पर। हम लोग बात कर रहे थे बॉडी जब हम कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसके बारे में भी बात किया जाए। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है।
चलिए, तो बॉडी तो एक होगा, कोई सा भी बॉडी हो सकता है, कोई स्फेयर हो सकता है, मान लीजिए जिसका रेडियस 1 मीटर हो, या ऐसा कुछ हाफ मीटर या कुछ भी, या कोई क्यूब हो सकता है, ऐसा कोई फाइनाइट दिखेगा साइज होगा उसका, है ना। एक टर्म कभी कभी हम लोग यूज कर लेते हैं पार्टिकल। तो पार्टिकल का मतलब क्या है कि ऐसा बॉडी जिसका डायमेंशंस बहुत छोटे हों, है ना। अब जैसे अगर हम लोग स्टडी जो कर रहे हैं वो मीटर्स में कर रहे हैं, डिस्टेंसेस जो हैं दो बॉडीज के बीच के वो मीटर्स में हैं और ये सब ऐसा है, लेकिन जो बॉडी का साइज है, जो डायमेंशन है, वो मिलीमीटर में हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक पार्टिकल है, छोटा सा बॉडी जिसका डायमेंशन बहुत छोटा हो, पार्टिकल हो गया। लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं तो वो एकदम ही अलग बात हो जाती है। पॉइंट ऑब्जेक्ट अलग चीज है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका डायमेंशन ही ना हो, जिसका ना लेंथ ना ब्रेड्थ ना हाइट, कुछ भी ना हो। पॉइंट का तो कोई लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होता नहीं है। एक बार पार्टिकल कहते हैं तो भी तो उसका कुछ डायमेंशन होगा, है ना। कुछ पार्टिकल कह दिए किसी को तो बोले कि हाँ चलो उसका छोटा ही सही, लेकिन कुछ तो डायमेंशन होगा। लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट जब हम कह दिए तो उसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, उसका ना तो लेंथ होगा ना ब्रेड्थ होगा ना हाइट होगा। पॉइंट का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो जब हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो एक बात समझने वाली यहां पर यह है कि हम एक थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता जिसका कोई डायमेंशन ही ना हो। नहीं, अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की भी बात करें तो कुछ तो उसका डायमेंशन होता होगा, छोटा ही सही, कुछ तो बात होती होगी। लेकिन पॉइंट का मतलब तो आइडियली पॉइंट तो उसको कहते हैं जिसका कोई डायमेंशन ही ना हो, लेंथ ही ना हो, ब्रेड्थ ही ना हो, हाइट ही ना हो। तो ऐसा तो केवल थ्योरेटिकल बात हो सकती है कि ऐसा कोई बॉडी है। हम लोग कहेंगे ऐसा भी आगे चल के कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg। तो अब 1 kg का मास लेके कोई ऑब्जेक्ट ऐसा कैसे हो सकता है जिसमें कोई साइज ही ना हो, कुछ तो होगा। हाँ, तो हम बात ये कर रहे थे कि ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल नहीं, थियोरेटिकल बात है ये। किसी चीज को, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, हम लोग किसी चीज को मानते हैं कि चलो लेट अस एज्यूम कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो फिर इसका मोशन कैसा होगा, ये सब बारे में बात करते हैं, कहाँ पहुंचेगा कहाँ जाएगा, है ना। चलिए, तो ये बात हुई। अब बात ये उठती है कि अगर कोई चीज पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका खुद का घूमना, अपना खुद का घूमना। अब जैसे फैन तो एक बड़ा बॉडी है, तो उसका घूमना डिफाइन कर सकते थे कि ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है ना। घूम रहा है तो कितना एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, ये सब बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वापस से हम लोग थ्योरी में आ गए कि थ्योरेटिकली अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो उसका घूमना तो डिफाइन ही नहीं कर सकते ना यार। बड़ा हो तब तो वो घूमेगा तो समझ में आएगा कि ये घूम रहा है। अब अगर पॉइंट ही है तो उसका कैसा घूमना, उसका कैसा रोटेशन, है कि नहीं। तो उसका खुद का अपना घूमना तो डिफाइन किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का केवल ट्रांसलेशन डिफाइंड है। ट्रांसलेशन ही डिफाइन किया जा सकता है कि वो गया एक जगह से उठ के दूसरी जगह पहुंचा, बस ये डिफाइन किया जा सकता है। गया तो कितने दूर गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने समय में गया, ये सब बात किया जा सकता है। लेकिन अपने खुद के एक्सिस के अबाउट घूमना उसका डिफाइंड नहीं है। तो अब बारी आती है कि कब हम कहेंगे कि कोई बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कब किसी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट किया जा सकता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट होता कुछ नहीं है, लेकिन किसी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट कब कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग, एक कार चल रही होगी तो उसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट कर लिया जाएगा क्वेश्चन में, चलो माना कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कब ऐसा कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि जब कभी भी किसी बॉडी का केवल ट्रांसलेटरी मोशन से मतलब हो, आप जो स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी में आपको केवल उस बॉडी का ट्रांसलेटरी मोशन से अगर मतलब है, उसका घूमने से कोई मतलब नहीं है, उसका घूमना आप स्टडी नहीं करना चाहते, केवल ट्रांसलेशन स्टडी करना चाहते हो, तब उस बॉडी को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से ले सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको उसका घूमना भी स्टडी करना है, कितना चक्कर लगाया कितना घूमा, तब आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। सही बात है, ऑब्वियसली। अब जैसे कि मान लीजिए एक पहिया है जो कि रोल करके जा रहा है, जमीन पर आगे जा रहा है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कितनी दूर निकल गया, तो अब वो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है इससे मतलब नहीं है, कितनी दूर निकल गया के लिए आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के
मेजर कर सकते हैं कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तो यहां से वहां पहुंच गया। लेकिन अगर कोई कहे कि कितने चक्कर लगाया, तब तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। अब घूमने की बात हो रही, कितने चक्कर लगाया, तब तो आप उसको बड़ी बॉडी लेके देखोगे कि कितना चक्कर हुआ, है कि नहीं। अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं आपको। अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है, वो अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व भी कर रहा है और सन के चारों तरफ भी घूम रहा है ना। तो कोई कहे कि ये सन का पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा, अर्थ जो है वो सन का पूरा चक्कर कितनी देर में लगाएगा। इसके लिए अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट घूमना का कोई सेंस नहीं रह गया। वो सन के अराउंड कितनी देर में चक्कर लगा के वापस आ जाएगा। तो पूरा एक चक्कर लगाने के लिए उसको ट्रांसलेशन की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, मतलब उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अर्थ की जगह के पे एक पॉइंट होता और वो उतने ही वेलोसिटी से अगर चल रहा होता तो हम पता कर सकते हैं कि कितनी देर में एक चक्कर लगा के वापस आएगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट कर लिए उस केस में। लेकिन कोई कहे कि अगर उसका अपना खुद का एक्सिस के अबाउट घूमने की बात हो रही होती, कितने देर में कितने समय में अपना खुद का एक्सिस के अबाउट एक दिन हो जाएगा, मतलब एक चक्कर लगा देगा, उसके लिए उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिए तो उसका खुद का घूमना स्टडी नहीं कर पाएंगे, अपने एक्सिस के अबाउट घूमना स्टडी नहीं कर पाएंगे, तब तो उसको बड़ा बॉडी लेना ही पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग अभी बात किए इस बारे में कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है और कब किसी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा अब इस पे बात किया जाए कि अगर हम लोग मोशन स्टडी कर रहे हैं तो रेस्ट और मोशन से क्या मतलब है। तो देखा गया कि रेस्ट और मोशन किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होते हैं। इस बात को समझते हैं। कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है, ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक ट्रेन है जिसमें एक आदमी बैठा है और उस आदमी के पास में एक बॉक्स है। ये आदमी और ये बॉक्स ट्रेन में रखा हुआ है और ट्रेन चल रही है। तो जब ट्रेन कुछ दूर निकल जाएगी, अगर कोई आदमी बाहर रोड पर या प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर उस ट्रेन को देख रहा है, तो वो देखेगा कि वो जो बॉक्स है वो मोशन में है, क्योंकि ट्रेन आगे बढ़ी तो उसके साथ साथ बॉक्स भी आगे चला गया। तो उसको दिखेगा कि बॉक्स पहले जहां पे था अब वहां पे नहीं है, कहीं आगे चला गया, तो मोशन में है, मूव कर रहा है। लेकिन जो आदमी ट्रेन में ही बॉक्स लेके बैठा है, उसके लिए तो वो बॉक्स रेस्ट पे है, उसके लिए तो बॉक्स उसको छोड़ के कहीं जा नहीं रहा है। तो वो कहेगा कि ये बॉक्स रेस्ट पे है। वही बॉक्स एक ऑब्जर्वर कह रहा है मोशन में है और दूसरा ऑब्जर्वर कह रहा है रेस्ट पे है। तो रेस्ट और मोशन ऑब्जर्वर डिपेंडेंट बात होती है कि कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर कौन है, इस पे डिपेंड करता है ना। अब हम कब कहेंगे कि कोई ऑब्जर्वर जब देखेगा किसी चीज को, तो कब कहेगा कि ये चीज मोशन में है, जब उस चीज का पोजीशन चेंज कर रहा हो। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उस बॉडी का पोजीशन अगर चेंज कर रहा है तो ऑब्जर्वर कहेगा कि ये बॉडी मोशन में है ना। अब हम जब हम कहते हैं कि पोजीशन चेंज कर रहा है, तो पोजीशन का क्या मतलब, पिछले चैप्टर में जो हम लोग सीखे थे पोजीशन वेक्टर, वो है पोजीशन, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस बॉडी को ज्वाइन करने वाला लाइन, वो जो एरो है वो पोजीशन, जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर सीखे थे जो पिछले चैप्टर में, वही पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी का पोजीशन वेक्टर चेंज कर रहा हो, तब बोलेंगे कि ये बॉडी मोशन में है। अब चाहे तो ये पोजीशन वेक्टर मैग्नीट्यूड में चेंज कर रहा हो या डायरेक्शन में, है ना। हो सकता है कि डायरेक्शन में बस चेंज कर जाए पोजीशन वेक्टर, जैसे वो बॉडी पहले जहां था ऑब्जर्व ओरिजिन से जितना दूर पे था, अभी भी ओरिजिन से उतना ही दूर पे हो, लेकिन किसी और डायरेक्शन में हो, है ना। तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया तो भी तो बोलेंगे कि वेक्टर चेंज हो गया। या ये भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर चेंज होता है तो भी हम कहेंगे कि मोशन है। कहने का मतलब, जब कभी भी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड या उसका डायरेक्शन या दोनों अगर चेंज हो रहे हैं, तो बोलेंगे कि ये चीज मोशन में है। अच्छा, ऑब्जर्वर अपने ऑब्जर्वेशंस ले पाए, है ना, मेजरमेंट्स कर पाए, इसके लिए ऑब्जर्वर के पास एक रेफरेंस फ्रेम होता है। रेफरेंस फ्रेम ये एक टर्म है, इसका मतलब समझते हैं। ऑब्जर्वर अपने ऑब्जर्वेशंस ले पाए, इसके लिए कुछ एक सेट ऑफ थिंग्स है जो ऑब्जर्वर के पास होनी चाहिए, प्री डिफाइंड होनी चाहिए, पहले से डिफाइंड होना चाहिए। क्या क्या चीजें, एक तो ये कि उसका ऑब्जर्वर का डिफाइंड एक ओरिजिन होना चाहिए। ओरिजिन एक डिफाइन करना होगा ऑब्जर्वर को कि हम कहाँ ओरिजिन ले रहे हैं और कहाँ से मेजरमेंट्स कर रहे हैं। अब जैसे कोई चीज
पहले कहाँ थी, या बाद में कहाँ पहुंची। ओरिजिन से उसका पोजीशन वेक्टर जब ड्रॉ करना है तो ओरिजिन पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से पोजीशन वेक्टर्स हम ड्रॉ करेंगे, है ना, एक चीज। दूसरा चीज कि उसके पास एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, एक्स किधर लिया, वाई किधर लिया, जेड किधर लिया, ये प्री डिफाइंड होना चाहिए, पहले से उसको डिफाइन करके रखना होगा, तभी तो वो अपने मेजरमेंट्स ले पाएगा। जैसे कि अब कोई बॉडी x इज इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 2 मतलब 2 i कैप पर रखा हुआ है, या y एक्सिस पर रखा हुआ है, या z एक्सिस पर कहाँ रखा हुआ है, या एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, इसके लिए x किधर है, y किधर है, ये डिफाइन करना जरूरी है। दो हुआ। और तीसरा ये कि उसके पास एक रेफरेंस टाइम भी होना चाहिए जहां से वो मेजरमेंट्स लेना शुरू कर रहा है ना, एक जीरो टाइम डिफाइन करना होगा, t इज इक्वल टू जीरो कब है जहां से वो मेजरमेंट्स लेना शुरू करेगा, है ना। एब्सोल्यूट टाइम जैसे तो कुछ है नहीं, जब से यूनिवर्स बना होगा वहां से लेके अभी तक का टाइम कितना है किसी को वैसे भी नहीं मालूम एग्जैक्ट, है ना। तो एब्सोल्यूट टाइम जैसा कुछ नहीं है, तो ऑब्जर्वर को एक डिफाइन करना होगा कि t इक्वल टू जीरो मैंने कहाँ लिया था, कहाँ से मेजरमेंट शुरू कर, तब ना पता चलेगा कि किस टाइम पर वो कोई बॉडी कहाँ पहुंचा। तो ये चीज, तीन चीजें हो गई, एक ओरिजिन होना चाहिए प्री डिफाइंड, एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, और एक रेफरेंस टाइम डिफाइन करना होगा कहाँ से मेजरमेंट लेना शुरू कर रहे हैं हम। ऑब्जर्वर को ये तीन चीजें अपने पास रखनी होंगी, और यही तीनों चीजें मिला के उस ऑब्जर्वर का रेफरेंस फ्रेम कहलाता है ना। अब हम कह रहे हैं कि रेफरेंस फ्रेम अलग अलग ऑब्जर्वर का अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है ना। अलग अलग ऑब्जर्वर्स हैं, मान लो दो ऑब्जर्वर्स हैं, तो वो लोग ये भी मान सकते हैं कि यार हमारा दोनों अलग अलग अपना ओरिजिन माने, कहें कि हमारा ओरिजिन यहाँ पर है, दूसरा कहे कि नहीं हमारा ओरिजिन दूसरी जगह पे हमने लिया है। कोई अपना एक्स एक्सिस ईस्ट डायरेक्शन में मान रहा है, तो पता चला दूसरा ऑब्जर्वर अपना एक्स एक्सिस मान रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वो कोई भी मान सकते हैं, किधर भी मान सकता है ना। जीरो टाइम वो कभी और से मेजर करना शुरू करे, दूसरा कभी और से मेजर करना शुरू करे, तो अलग अलग हो सकते हैं ये चीजें। लेकिन ये भी है कि दो ऑब्जर्वर सेम रेफरेंस फ्रेम पे भी काम कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हम कह दें कि यहाँ पर ओरिजिन लीजिए और आप सब लोग यहीं पर इसी जगह पर ओरिजिन अगर ले लें, है ना, तो सबका ओरिजिन एक जगह पे हो जाए, ऐसा हो ही सकता है। दो लोग बैठ के कहें कि हम दोनों लोग यहीं पर ओरिजिन लेना चाहते हैं, इधर ही एक्स लेना चाहते हैं, इधर ही वाई, इधर ही जेड लेना चाहते हैं सब लोग, और सब लोग एक ही समय पर मेजरमेंट शुरू करना चाहते हैं। तो दो ऑब्जर्वर का रेफरेंस फ्रेम सेम भी हो सकता है, सेम रेफरेंस फ्रेम पे दोनों काम कर सकते हैं, या दोनों ऑब्जर्वर का रेफरेंस फ्रेम अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई ऑब्जर्वर अपने ऑब्जर्वेशंस ले पाए इसके लिए उसको अपना रेफरेंस फ्रेम पहले से डिफाइन करके रखना होगा। चलिए ये बात हुई। हम लोग फिजिक्स में जब कभी कहते हैं कि इनिशियली ऐसा था, तो इनिशियली कहने का मतलब ऑब्जर्वर का टी इक्वल टू जीरो पर ऐसा था, है ना। इनिशियली वाली बात यह है कि जब से ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ उसको इनिशियल कहते हैं, ये नहीं कि जब से मोशन शुरू हुआ, नहीं, जब से ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ उसको इनिशियल मोमेंट कहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि छत से कोई पेंडुलम हैंग कर रहा है, और वो पेंडुलम कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, आगे पीछे चल रहा है। कोई ऑब्जर्वर को रूम में भेजा गया कि जाओ रूम के अंदर देखो एक पेंडुलम होगा, और ऑब्जर्वेशंस लेके डायरी में नोट करते जाना कि किस समय कहां पहुंचा, ठीक है ना। अब वो ऑब्जर्वर रूम के अंदर आया, उसने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया, तो जब से वो अपना ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करेगा उसी को वो टी इक्वल टू जीरो लिखेगा। उसको भी नहीं पता कि ये पेंडुलम कब से चल रहा है ना। वो तो बस ये दिखेगा कि मैंने कब से ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया, उसी को वो टी इक्वल टू जीरो लिखेगा, और वही जो टी इक्वल टू जीरो वाला मोमेंट है वो इनिशियल मोमेंट कहलाएगा। तो इनिशियली का मतलब होता है जब से ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया गया। तो ये सब हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात की, जो आ, अभी के चैप्टर और आगे के चैप्टर्स में हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब से हम लोग यहाँ से काइनेमेटिक्स की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर्स थोड़ा सा याद दिला देंगे, फिर डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए।
चलिए सबसे पहले पोजीशन वेक्टर थोड़ा सा बोलते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोग सीखे थे कि ओरिजिन से किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वही उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है ना। अब यहाँ पे हम लोग ये सीख रहे हैं कि ओरिजिन किसी ऑब्जर्वर का होता है। कोई ऑब्जर्वर अपना ओरिजिन डिफाइन करता है ना, कि मेरा ओरिजिन यहाँ मैंने यहाँ पर लिया है, एक्स एक्सिस इधर लिया, वाई एक्सिस एंड सो ऑन। तो ऑब्जर्वर के डिफाइंड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है ना। अब बारी है कि जब मोशन में होगा कोई बॉडी, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर चेंज कर रहा होगा। अब जैसे यहाँ पर जो डायग्राम बना है, ये कोई बॉडी है जो मान लीजिए पहले ए पॉइंट पर था और ये पाथ फॉलो करके बी तक पहुंचा। तो पहले जब ए पे था तो उसका पोजीशन वेक्टर ये वाला था जिसको आर आई लिखा हुआ है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। जब बी पर पहुंचा तो उसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया जिसको फाइनल पोजीशन वेक्टर को आर एफ लिखा हुआ है। तो पोजीशन वेक्टर देखो चेंज हो गया, पहले ये था और बाद में ये हो गया। इसका मतलब कि ये बॉडी मूव कर गई। अब जब वो बॉडी ए से बी तक जाती है तो सबसे पहले यहाँ बात की गई है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया किसी बॉडी ने, तो वो होता है कि उसने टोटल पाथ लेंथ जो कवर किया है ए से बी तक जाने में, ये जो पाथ ट्रेवल किया उसने, इस पाथ का जो लेंथ होगा, ये जो कर्व्ड पोर्शन बना हुआ है सॉलिड लाइन, इसका जो लेंथ होगा यही उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कहा गया कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पोजीशन वेक्टर में जो चेंज हुआ उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब किसी भी चीज का चेंज जब हम लोग लिखते हैं तो होता है कि फाइनल वाली क्वांटिटी माइनस इनिशियल वाली क्वांटिटी। तो देखो चेंज इन पोजीशन डेल्टा आर, चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डेल्टा आर चेंज इन आर पोजीशन वेक्टर में चेंज इज इक्वल टू फाइनल वाला पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल वाला पोजीशन वेक्टर, है कि नहीं। अब अच्छा, ये जो ट्रायंगल है ओ ए बी, इसमें देखो ओ ए वेक्टर के हेड के साथ ए बी वेक्टर का टेल यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना। तो ट्रायंगल रूल से अगर देखें तो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू आर एफ, मतलब ओ बी वेक्टर, है कि नहीं। मतलब आर आई वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू आर एफ वेक्टर। तो देखो यहाँ ये चीज लिखा हुआ है, पहले आर आई वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज आर एफ वेक्टर। अब ए बी वेक्टर इज इक्वल टू अगर लिखना होगा तो लेफ्ट साइड से ये जो आर आई वेक्टर है उसको उठा के राइट साइड में ले जाया जाए। तो ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू, राइट साइड में आर एफ था माइनस आर आई हो गया, देखो आर आई इस तरफ आ गया, और आर एफ माइनस आर आई यहाँ ऊपर हमने लिखा था कि दैट इज डेल्टा आर, तो उसको डेल्टा आर लिख दिए आर एफ माइनस आर आई को। इसका मतलब यहाँ इस डायग्राम में जो ए बी वेक्टर बना हुआ है वही डेल्टा आर वेक्टर है, इसलिए यहाँ पर देखो इसी को डेल्टा आर लिख दिए। तो ए बी वेक्टर ही डेल्टा आर वेक्टर है, मतलब ए बी वेक्टर ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो जब कोई बॉडी ए से चलना शुरू करे और बी तक पहुंचे तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, डेल्टा आर वेक्टर। ठीक बात है। अच्छा, ये तो बात हुई कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ कैसे करेंगे। तो जहां से चलना शुरू किया वहां से फाइनल पॉइंट को एक एरो से ज्वाइन कर देंगे। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है डॉटेड लाइन, इस लाइन का जो लेंथ होगा यही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, है कि नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई बॉडी गया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, है कि नहीं। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ये कर्व जो बना हुआ है इस पाथ का लेंथ था, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका लेंथ हो गया। इसका मतलब किसी भी मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। ये पाथ से ये स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना ए बी, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा छोटा होगा इस वाले डिस्टेंस से। तो वही चीज यहाँ पर देखो लिखा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
इसलिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड करके लिखा हुआ है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन राइट साइड में जो यहाँ जो लिखा है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलरेडी ए स्केलर क्वांटिटी, है ना, तो यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, और लेस देन और इक्वल टू जो लिखा है, इसमें इक्वल टू कब होगा? जब अगर मान लो ए से बी तक इसी पाथ के अलोंग ही चला होता बॉडी, तो पाथ का लेंथ भी यही हो जाता और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही हो जाता। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड उस केस में बराबर हो जाता है कि नहीं। उसको हम लोग कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर तब होता है जब मोशन यूनिडायरेक्शनल हो। यूनिडायरेक्शनल हो, यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, कभी भी बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज ना करे, ए से बी तक जाने में कहीं भी घूमे ना, सीधा यहां से यहां चला जाए, तो बोलते हैं ये यूनिडायरेक्शनल मोशन है। तो यूनिडायरेक्शनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। ठीक है कि नहीं। अब जैसे किसी पत्थर को ऊपर उछाला जाए, वो पत्थर सीधा जाए और सीधा वापस आ जाए, तो ये एक तरह का स्ट्रेट लाइन मोशन है। लेकिन ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है। जाते वक्त पत्थर ऊपर की तरफ जा रहा था, लौटते वक्त नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन तो बदल गया। तो यूनिडायरेक्शनल मोशन नहीं है, इसलिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर नहीं है। जब उछाला गया था पत्थर को और वापस इनिशियल जगह पे पत्थर आ गया लौट के, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम हो गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो जीरो नहीं है, जाने में भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, आने में भी, तो पाथ का लेंथ तो जाते वक्त आते वक्त मिला के टोटल कुछ हो ही जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन तो है, लेकिन यूनिडायरेक्शनल नहीं है, और यूनिडायरेक्शनल नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि सिर्फ ऊपर जाने का मोशन अगर देख रहे हैं, तो सिर्फ ऊपर जाने के मोशन में मोशन जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ ऊपर ही की तरफ जा रहा था, तो उस मोशन में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रेवल बराबर है ना, जहां से चलना शुरू किया और जहां तक पहुंचा ऊपर। तो इस मोशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उतना ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। कोई कहे सिर्फ नीचे आने का मोशन अगर देखेंगे तो भी यूनिडायरेक्शनल मोशन है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर है। लेकिन अगर पूरा मोशन देखेंगे जाके लौटना, तो यूनिडायरेक्शनल मोशन नहीं हुआ, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रेवल बराबर नहीं है। चलिए, तो ये तो हम लोग बात किए थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या बोलेंगे ये भी बोल दें एक बार। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होता है। अब जैसे यहाँ ए से बी गया है बॉडी, तो ए वाले पॉइंट से बी वाले पॉइंट की तरफ, ये जो एरो बना हुआ है ना देखो, ए से बी की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होता है, ये याद रखना है हम लोगों को। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। इसमें ये पहला क्वेश्चन है, ए बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर along ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल पे चलते हुए 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय हिम। कहता है कि एक सेमी सर्कुलर पाथ पे चला और 5 मीटर डिस्टेंस चला, मतलब वो जो सेमी सर्कल है पाथ है उसका लेंथ है 5 मीटर। ये ऐसे गया, ये एक सेमी सर्कल है यहां से यहां तक, और ये जो पाथ है इनिशियल से फाइनल तक, इस पाथ का जो लेंथ है ए से बी तक, ये लेंथ है 5 मीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल तो क्वेश्चन में ही बता दिया कि 5 मीटर है। अब बारी है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। और इसका लेंथ देखो कैसे पता करेंगे। अगर इस सेमी सर्कल का रेडियस r है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका लेंथ r और r 2r हो जाएगा। तो पहले r पता कर लिया जाए। r देखो कैसे पता कर रहे हैं। ये जो कर्व्ड पाथ है सेमी सर्कल का, इसका लेंथ होना चाहिए पाई इंटू आर, है ना। पूरा सर्कल का लेंथ होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का पाई आर। दिस इज इक्वल टू 5 मीटर, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो आर हो गया 5 बाई पाई, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा
2r, that is 2 times 5/π। हमसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, इन दोनों चीजों का रेशियो करना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो रेशियो है ये कितना हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 5 मीटर अपॉन 2 इंटू 5/π डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। दिस इज इक्वल टू, ये 5 और 5 कैंसिल, ऊपर π/2, ऐसा आंसर आ जाएगा, है ना? ये आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग मोशन O to A, A to B, A to C, ऐसा कुछ कुछ हो रहा है ना? देखो यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल का रेडियस है 1 मीटर। और क्वेश्चन में कहा कि कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है जो कि O से A तक जाता है, फिर यहाँ से आगे मूव करता है, B पर जा रहा है। हम क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है यहाँ पर, तो हम क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको कि क्वेश्चन में क्या क्या बातें दी हुई हैं, है ना? क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन में देखो ऐसा है, एक बॉडी है जो कि O से चलना शुरू करता है, सेंटर से पहले A पर जाता है, फिर A से फिर सर्कल के अलोंग चलना शुरू करता है, B जाएगा, C जाएगा, D जाएगा, फिर A आएगा, फिर B, मतलब सर्कुलर पाथ पे घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, वो लिखा हो तो जरूर है यहाँ, लेकिन अभी के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए इसकी जरूरत तो शायद नहीं पड़ेगी, आगे वेलोसिटीज के क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। खैर, इसमें दिया हुआ है कि 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। चलो देखते हैं। कहा है क्वेश्चन के पहले पार्ट में कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन O to A, O से A तक जाने में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट कितना कितना है। तो O से A तक का मोशन तो यूनिडायरेक्शनल है, O से A तक देखो एक ही डायरेक्शन में चला है, नीचे की तरफ, यहाँ जाके यहाँ पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर होंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो 1 मीटर है, देखो रेडियस के जितना डिस्टेंस चला है, रेडियस तो 1 मीटर है, इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी है 1 मीटर और डायरेक्शन है इधर की तरफ। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी बना दें हम, इधर की तरफ मान लो ईस्ट डायरेक्शन है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, और इधर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है ना, ताकि हम डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी बता पाए। तो इसके पहले पार्ट में, इस वाले पार्ट में O से A जाने में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया किधर की तरफ? साउथ की डायरेक्शन में। नहीं, ऊपर की तरफ नॉर्थ है तो नीचे की तरफ साउथ, साउथ डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, और कितना? 1 मीटर का। ठीक है, चलो हम आंसर्स इसके लिखते चलते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर्स लिखते चलते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और राइट साइड में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। और इसका पहला पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। साउथ के लिए एस लिख दे रहे हैं, 1 मीटर और कॉमा साउथ डायरेक्शन। सेकेंड पार्ट, ए से बी जाना है, देखो ये वाला पार्ट ए से बी। तो जब ए से बी गए, यहां से यहां पहुंचे, तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये तो इस पाथ का लेंथ है ना, और ये पाथ का लेंथ कितना हुआ? पूरे सर्कल का 1/4, 2πr का 1/4। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा 2πr का 1/4, लिख देते हैं 1/4 ऑफ 2πr इज 1, रेडियस इज 1, ये हो जाएगा π/2 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से फाइनल तक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है, नहीं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, सॉरी। तो अगर ए से जाना है बी तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, देखो ये वाला है कि नहीं। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका डायरेक्शन कितना हो गया? तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज है ये, और 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, तो ये 1 इंटू √2 हो जाएगा ना ये डिस्टेंस। तो √2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, और डायरेक्शन किधर है? ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला डायरेक्शन हुआ, नहीं ये जो डायरेक्शन है ये देखो, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है कि नहीं। तो इसको यहाँ रख देते हैं। चलिए तो आंसर लिख देते हैं।
डिस्प्लेसमेंट हो गया √2 मीटर, सॉरी ये हो गया √2 मीटर, और डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट। फिर उसके बाद है ए टू सी, ए से सी तक जाने में। तो यहाँ से चल के देखो यहाँ तक चला गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो हो गया ये पूरा लेंथ, मतलब पाई आर। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज पाई आर, सेमी सर्कल का लेंथ दैट इज पाई इंटू 1, इतना मीटर। और डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होगा, ए से सी मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें इनिशियल और फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वेक्टर है, यहाँ से ये वाला वेक्टर, तो उसका लेंथ है 2r और डायरेक्शन है नॉर्थ। तो ये हो गया 2 × r मतलब 2 × 1 इतना मीटर, और डायरेक्शन नॉर्थ। और इसका लास्ट पार्ट, 1 कंप्लीट ट्रिप, ब्रैकेट में लिखा है O to A, मतलब O से A पर गया, फिर B गया, फिर C गया, फिर D गया, फिर A आया, इसके लिए पूछा गया। तो ये एक ट्रिप कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट। तो पहले O से A जाने में 1 मीटर, और फिर A से B C D A ये चक्कर लगाने में 2πr, है ना, इतना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। फोर्थ में पहले तो 1 मीटर है ही, और प्लस 2πr, तो दिस इज इक्वल टू 1 + 2π, इतना मीटर। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है। ओ से शुरू किया था और फाइनली चक्कर वगैरह लगा के वापस ए पर पहुंचता है। तो इनिशियल पॉइंट इज ओ, फाइनल पॉइंट इज ए, तो ओ से ए, ये सब हटा लेते हैं एक बार। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनिशियल पॉइंट है ओ, फाइनल पॉइंट है ए, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। पाथ से मतलब नहीं होता डिस्प्लेसमेंट में, बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ओ से ए तक, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1 मीटर, और डायरेक्शन इज साउथ। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 1 मीटर, डायरेक्शन इज साउथ। ये आंसर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर द मोशन O to A, O to B, ये सब चीज़ें हैं। इसमें भी मोशन एक बार समझाते हैं। ये एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका साइड लेंथ है 10 मीटर, और एक बॉडी है जो कि सेंटर से O से चलना शुरू करता है, पहले सीधा नीचे A पर आता है, और फिर A से फिर B C D E ऐसे चलता है, और फिर ये चक्कर लगाते रहेगा, है ना, ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहेगा। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट बताना है पहले O से A तक। तो ये O है, O से A यहाँ आए, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बात करने जा रहे हैं। पहले तो एक बार हेक्सागन बना के दिखाते हैं आपको कि किसी रेगुलर हेक्सागन में अगर ऐसा है, ऐसा एक रेगुलर हेक्सागन है अगर, अच्छा नहीं बन रहा यार, रुक जाओ, टेढ़ा हो गया, जस्ट 1 सेकेंड। ऐसा कुछ, अगर ये एक रेगुलर हेक्सागन है और यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ इस पॉइंट तक पहुंचा है। अच्छा, अगर ऐसे ज्वाइन कर दें, ये लाइंस बना लें, देखो ज़रा ऐसे ज्वाइन कर लें किसी भी रेगुलर हेक्सागन में, तो ये सारे जो 6 ट्राइंगल्स बनते हैं ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं। रेगुलर हेक्सागन में अगर ऐसे ट्राइंगल्स बना ले सारे ना, तो ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं। तो मतलब कि अगर ये लेंथ 10 मीटर है, तो ये लेंथ भी 10 मीटर होगा और ये लेंथ भी 10 मीटर होगा, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है ना।
चलिए अच्छा, तो इसमें ओ से ए जाने में पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट कितना कितना है। तो यहाँ पर ओ पॉइंट है और यहाँ पर ए पॉइंट है, तो ये सीधा ऐसे आया है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल तो ये पूरा ये डिस्टेंस हो गया। अच्छा, ये जो सेंटर से यहाँ कॉर्नर तक का डिस्टेंस है वो 10 मीटर ही होगा ना। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली बात जो अभी कर रहे थे, 10 मीटर होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट के आंसर हम इधर लिख रहे हैं, देखो। डिस्टेंस एंड इधर लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो पहला पार्ट तो ये हो गया 1 मीटर, सॉरी 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 10 मीटर है और डायरेक्शन हो गया साउथ। अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला पिछले क्वेश्चन वाला ही कन्वेंशन यूज कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर बना दे रहे हैं, इधर की तरफ ईस्ट ले रहे हैं, इधर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ हो गया। पहला पार्ट हो गया इसका। दूसरा पार्ट में कहा गया है ओ से बी। तो ओ से बी मतलब पहले ओ से यहाँ आना है और फिर यहाँ से यहाँ जाना है ना। तो इस मोशन में अगर यहाँ से यहाँ जाए और फिर यहाँ से यहाँ जाए, तो इस मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट। तो ओ से ए तक 10 मीटर है, फिर ए से बी भी 10 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 20 मीटर ओ से बी तक जाने में। ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ओ से ए आया, फिर ए से बी गया, तो ये 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है। तो इनिशियली यहाँ था और बी पर पहुंचा है, ओ से बी की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये जो है इसका लेंथ हो जाए 10 मीटर, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया 10 मीटर, यहाँ लिख दे रहे 10 मीटर। और डायरेक्शन देखो जरा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्रीज होगा। तो साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्रीज, है ना। इसको ऐसे बनाए, साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्रीज। तो 60 डिग्रीज ईस्ट ऑफ साउथ, ऐसे लिखा जाता है इसको। चलिए, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दो पार्ट्स हो गए। तीसरा है ए से बी, नहीं ये है तीसरा, ओ से डी। ओ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, ओ से डी। तो डिस्टेंस ट्रेवल देखते हैं, तो ये 10 मीटर, 20, 30, 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। थर्ड पार्ट ये 40 मीटर हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट के लिए वेक्टर ड्रॉ कर लें। इनिशियल पॉइंट ये है, ओ है, फाइनल पॉइंट यहाँ पर है ना। तो इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये लेंथ तो 10 मीटर है ही, और डायरेक्शन हो गया नॉर्थ। तो यहाँ से लिख दे 10 मीटर और कॉमा डायरेक्शन इज नॉर्थ। ये हो गया 3 क्वेश्चंस। इसके बाद देखते हैं, उसके बाद है ए से बी जाना है। ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, ए से बी मतलब 10 मीटर चलना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 10 मीटर, यहाँ पर लिखते थे फोर्थ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 10 मीटर, है ना। और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो ये हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये 10 मीटर का मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का। और डायरेक्शन किधर की तरफ है, देखो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्रीज है। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्रीज। तो देखो लिख रहे हैं 10 मीटर तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या हो गया, 60 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। और इसके बाद यहाँ पर 5 ये लिखा हुआ है ए से ई जाना है। ए से बी गए तो 10 मीटर, फिर बी से सी गए 10 मीटर, फिर ये 10, ये 10, कितना हो गया 10, 20, 30, 40 ए से ई।
ए से ई पूछा है, नहीं ए से सी पूछा है, सॉरी। फिर से देख लेते हैं, ए से सी, तो ए से बी गया, बी से सी, तो ये 10 मीटर और 20 मीटर हो गया, नहीं, ए से सी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 20 मीटर, 20 मीटर। अब बारी है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट, अच्छा इसमें थोड़ा डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करने जा रहे हैं हम, ठीक है। ये सब चीज़ें हटा लेते हैं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, ए से सी तक जाने में ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है ना। अब बारी है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। तो देखो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप कर दें यहाँ पर, ये अगर परपेंडिकुलर हो जाए, है ना, तो सबसे पहले तो ये वाला एंगल आप लोग को पता होगा, ये वाला एंगल कितना है, ये और ये बराबर है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल 30 डिग्रीज के हैं, है ना। कैसे मालूम, क्योंकि ये पूरा एंगल 120 है, तो इधर से ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, इधर से ये 30 डिग्री होगा, और ये 120, तब ना 180 होगा। चलिए, तो ये 30 डिग्री है अगर, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ये साइड हाइपोटेन्यूज है 10 मीटर का, तो ये हो गया 10 cos 30 डिग्री, है ना। अब जैसे ये ए था, ये बी था, ये सी था, और अगर ये जो मिडल वाला जो ये जो पॉइंट है, इसको कुछ नाम दे दें, इसको मान लो पी नाम दे दें, तो ए से पी तक का डिस्टेंस 10 cos 30 होगा। सिमिलरली पी से सी तक का डिस्टेंस भी 10 cos 30 होगा। तो पूरा ए से सी तक का जो लेंथ है वो 2 टाइम्स 10 cos 30, है ना। cos 30 इज √3/2, तो पुट कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। चलिए, अच्छा तो हम ये डिस्टेंस लिखते जाते हैं। ए से सी तक का डिस्टेंस लिखना है मुझे, तो ए से सी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 2 टाइम्स 10 cos 30 √3/2, मतलब कितना, 10 √3, है ना। तो ए से सी तक का डिस्टेंस 10 √3 है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 √3, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इतना हो गया, नहीं। और डायरेक्शन कितना होगा, इधर की तरफ। तो यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये सीधा लाइन बना दें हम, है ना। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा 60 था, नहीं। तो 30 डिग्री है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री की तरफ जाना है ना, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और यहाँ से इधर की तरफ 30 डिग्री। चलिए, तो अब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखने जा रहे हैं। आंसर, तो 10 √3 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया, और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ये डायरेक्शन हो गया, फिफ्थ पार्ट हो गया ए से सी वाला ये। उसके बाद बोला है ए टू डी, ए से डी मतलब यहां से यहां पर, तो डिस्टेंस ट्रेवल 10, 20, 30 मीटर हो गया। थर्टी मीटर। और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो ठीक ही है ना, ए से चलना शुरू किया, अगर डी तक गए हैं, ये वाला पॉइंट डी है, ये वाला पॉइंट डी है अगर, तो ए से डी मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो इसका लेंथ कितना होगा, 10 और 10 20 मीटर, और डायरेक्शन हो गया नॉर्थ। तो आंसर लिख दे, 20 मीटर नॉर्थ। चलिए, ये सिक्स्थ पार्ट हो गया, और इसमें और एक पार्ट है, ए से ई, ए से बी सी डी ई। तो ये तो अब आप बता सकते हैं अपने से, नहीं। चलो हम लिख दें, तो ये हो गया 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर का डिस्टेंस हो गया। फोर्टी मीटर डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको वेक्टर ड्रॉ कर लेना होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। ये फाइनल पॉइंट है, ये ए इनिशियल पॉइंट था, तो ए से ई तक ये ई है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट।
और हम लोग देख सकते हैं कि ये 10√3 ही आएगा। जैसे ए सी आया था 10√3, वैसे ए ई 10√3 आएगा। और इधर से एंगल नॉर्थ से इधर की तरफ है ये, और 30 डिग्रीज का एंगल, तो डायरेक्शन के लिए हो जाएगा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। चलिए, तो ये हो गया 10√3 मीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये आंसर्स हो गए। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। इसमें है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी स्टार्ट मूविंग अलोंग ए स्क्वायर शेप्ड ट्रैक एज शोन इन फिगर। ए एंड बी मूव विद कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। ए वाला इधर से जा रहा है और बी वाला इधर से जा रहा है। ए जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, बी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी व्हेन दे मीट। तो अच्छा, ए जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ज्यादा तेज चल रहा है और बी जो है वो केवल 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। ऑब्वियसली वो लोग यहाँ पर नहीं मिलेंगे, इस कॉर्नर पे नहीं मिलेंगे। इस कॉर्नर पे तो तब मिलते हैं अगर ए और बी बराबर स्पीड से चलते, जितना डिस्टेंस ए चलता है उतना ही बी, तो यहाँ आके मिलते हैं। लेकिन नहीं, ए ज्यादा तेजी से चल रहा है तो वो थोड़ा और आगे निकल आएगा, इधर कहीं पहुंच जाएगा। बी धीरे धीरे चल रहा है तो वो यहीं पहुंचेगा, तो इधर कहीं जाके ये लोग मिलने वाले हैं, है ना। तो कुछ आइडिया ले लेते हैं। पहले तो पता करते हैं कि कहाँ जाके मिलते हैं दोनों। चलिए देखते हैं। ऐसा कोई ट्रैक है स्क्वायर, और यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं दोनों लोग। जो ए है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे चल रहा है और 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। और बी इधर की तरफ जा रहा है और 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। कुछ मान लेते हैं कि इधर कहीं जाके ये लोग मिलते हैं, ठीक है। तो फाइनली ए जो है वो कितना लेंथ चला होगा ये हम बता सकते हैं, है ना। मान लेते हैं पहले कि टी टाइम बाद ये लोग मिलते हैं, ऐसा कुछ माना जाए। तो टी टाइम तक ए चला है और 20 मीटर पर सेकेंड से, तो कितना डिस्टेंस चला होगा, तो स्पीड इंटू टाइम, तो 20 मीटर पर सेकेंड इंटू टी, इतना डिस्टेंस चला होगा ए। तो ए जो पाथ ट्रेस किया, ए यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो ये जो पाथ का लेंथ है, ये पाथ का लेंथ हो गया 20 इंटू टी, अगर टी टाइम बाद मिल रहे हैं तो। इस तरह से बी जो पाथ ट्रेवल कर रहा है उसका लेंथ हो गया 10 इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, है ना। 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और पहले इधर गया फिर इधर गया, तो ये जो पाथ का लेंथ है ये 10 इंटू टी होगा। तो टोटल ए जितना पाथ लेंथ चला और बी जितना पाथ लेंथ चला, ये दोनों मिला के ये पूरा जो पेरीमीटर है इस पूरे स्क्वायर का उसके बराबर होना चाहिए, है ना। स्क्वायर का साइड का लेंथ दिया है 30 मीटर, तो पूरा कितना हो गया 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, मतलब 4 टाइम्स 30 120, है कि नहीं। तो ए जितना लेंथ चला, मतलब कि 20 इंटू टी, और प्लस बी जितना लेंथ चला दैट इज 10 इंटू टी, ये टोटल लेंथ जो है वो 4 टाइम्स 30 मीटर इतना होना चाहिए। यहां से टी निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया 30 टी इज इक्वल टू 4 इंटू 30, तो टी आ गया 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड के बाद ये लोग मिले होंगे। अब 4 सेकेंड में ए कितना चल गया होगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड से ए चल रहा है, तो 4 सेकेंड में 80 मीटर चला होगा, है ना। अब कहाँ पहुंचा होगा देख लेते हैं। तो यहां से पहले जब यहां तक पहुंचा होगा ए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जब पहुंचेगा तो कितना 30 मीटर हो गया। फिर यहां से यहां तक गया तो 30 मीटर और हो गया, मतलब 60 मीटर हो गया। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर होना चाहिए, तब ना 80 मीटर हुआ, 30 प्लस 30 प्लस 20। सिमिलरली बी कितना चला 4 सेकंड में, तो 40 मीटर। तो यहां से पहले यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 30 मीटर, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी 10 मीटर, है ना। तो हो गया बी का 40 मीटर, सही बात है कि नहीं। चलिए अच्छा, तो इसका मतलब फाइन इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है और फाइनल पॉइंट यहाँ पर है। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। चलिए, तो हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी दोनों का डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये बताना है। तो
ए का डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो हो गया 80 मीटर, आंसर्स लिख रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ए का हो गया 80 मीटर और बी का हो गया कितना, 40 मीटर, है ना। और डिस्प्लेसमेंट, अच्छा दोनों ए और बी एक ही जगह यहां से चलना शुरू किए थे और फाइनली एक ही जगह पे पहुंचे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों का सेम हो गया नहीं। इनिशियल पॉइंट सेम है, फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो यही बनेगा दोनों के लिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों का सेम है। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो ये 30 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो पाइथागोरस लगा देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है और कितना है, अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का। दिस इज इक्वल टू 10 रूट 10। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन के लिए देखो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल, तो बोल देंगे कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ इतना एंगल है ना। तो ये एंगल अगर थीटा है तो tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/30 1/3, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, अगर tan थीटा 1/3, तो थीटा को कैसे लिख सकते हैं, इनवर्स फंक्शन से। थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 1/3। चलिए, तो इतना एंगल किधर, किस डायरेक्शन में, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, इधर की तरफ, मतलब इतना डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आंसर लिख देना डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है और कितना है, 10 रूट 10 इतना मीटर, tan इनवर्स ऑफ 1/3 इतना एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये आंसर हो गया, ठीक है।